नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं दौर बदलते देर नहीं लगती, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती, और ये सकारात्मक भी हो सकता है और ये नकारात्मक भी। दरअसल हम बात कर रहे हैं नशाखोरों की और प्रदेश में बढ़ रहे नशे की। लेकिन एक बात का ध्यान यहां पर रखना बेहद जरूरी है, जब जब नशाखोरी का जिक्र होता है, बात होती है, तब तब सीधा ध्यान में आता है पंजाब राज्य का नाम। लेकिन अब हरियाणा भी इसी फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है और प्रदेश में भी नशा लगातार बढ़ रहा है। अब इस बात में कोई दौराय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं हालात बदलते देर नहीं लगती, और हालात ये नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। आखिर कौन है मौत के सौदागर? नशे में डूब रहा हरियाणा का युवा, नशे की लत से बढ़ रहा अपराध। नशाखोरी के लिए पहले पंजाब सुर्खियों में रहा करता था। पंजाब में नशे की लत का परछावा अब हरियाणा पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के हट्टे कट्टे नौजवानों को भी नशे की लत अपनी गिरफ्त में ले रही है। नशे के दलदल में फंस रहे युवा अपराध के रास्तों पर बेखौफ होकर निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले रेवाड़ी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां स्मैक के लिए दो युवकों ने जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या कर एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ती जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में खुलेआम मौत का सामान बिक रहा है। नशा तस्करी के कारोबारियों ने हरियाणा में अपने पैर जमा लिए, लेकिन अब सरकार ने भी इन कारोबारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। नशा कारोबारियों पर होगी कार्रवाई, अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति होगी जब्त। संपत्ति की जानकारी जुटा रहा खुफिया विभाग। आने वाले दिनों में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आला अधिकारियों को सौंपी गई कई कारोबारियों की सूची। पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि आप लोगों से आमतौर पर सुनते होंगे कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, छोटी मछलियों को काबू किया जाता है, लेकिन इस खेल के बड़े खिलाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार के इस मास्टर प्लान से किस हद तक हरियाणा को नशे की दलदल से बाहर लाने में कितनी मदद मिलेगी, ये तो समय के साथ ही साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना कहा जा सकता है कि नशे का कारोबार शहर ही नहीं बल्कि गांवों तक पहुंच चुका है, जिसके दलदल में फंसकर आम ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे घरों के बच्चे भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। रेवाड़ी से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। तो इसलिए तमाम परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद, लगातार आ रही खबरों के बाद, हम कह रहे हैं कि प्रदेश में नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी चपेट में युवा भी आते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका उत्तर तलाशना बहुत जरूरी होता है कि नशा कहां से आ रहा है, सप्लाई कहां से हो रहा है, कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा नेक्सस है। ये सवालों का उत्तर आज नहीं तो कल मिलता जरूर है, लेकिन इसमें अगर आला अधिकारी शामिल हो तो कहना फिर और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्थानीय लोग और जो युवा इस नशे की जद में आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, उनका क्या सोचना है, किस तरह की जहनियत है, एक बाइट आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने हो गया एक महीना हो गया। क्या लेते थे आप? कैप्सूल। किस तरह आदत आपके, ये कैप्सूल की आदत पड़ी आपको? साथ के वो जो थे बंदे उनके साथ पड़ गई थी आदत। उनके साथ पड़ गई थी। तो कितना नशा करते थे आप? मैं करता था 5-6 साल कंटिन्यू किया मैंने। अब आपने यहाँ एडमिट है, कितने अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? ठीक हूँ, मौके हूँ बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल अभी तो ठीक है। यहाँ पे एडमिट हुए मेरे को 10 या 12 दिन हो चुके हैं अभी फिलहाल में। जब आया था तब हाथों के निशान वगैरह। इंजेक्शन लेते थे? हाँ, नॉर्फिन के इंजेक्शन वगैरह लगाता था ना। होम डिलीवरी तो करने को तैयार रहते। गांजा, सुल्फा, हफीम, चरस कुछ भी लो, हर चीज के लिए होम डिलीवरी करो। बाहर उनका एजेंट घूमते हैं और आपके घर पहुंचा देंगे। पुलिस प्रशासन को हर चीज का पता है। अब अधिकारी ऑर्डर देता है,
वो स्टाफ कोई लापरवाही बरतता है और उनकी मिली भगत होती है, जिसके कारण ऑटो रिक्शा, कॉलेज, स्कूल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और ऑटो रिक्शा का तो ये हाल है, नशे बिना ये ऑटो नहीं चलाते, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो प्रदेश सरकार के सामने कई ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिससे निपटना बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी नशाखोरों का, अपराधियों का या फिर नशे में लिप्त लोगों का जिक्र होता है तो सबसे पहले एक ही राज्य का नाम सामने आता है और बाकायदा उसको लेकर फिल्म भी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की। तो उड़ता पंजाब, आपने फिल्म का नाम सुना होगा। किस तरीके से उसमें दर्शाया गया था कि नेटवर्क किस तरीके से होता है पूरा, और किसकी सांठगांठ होती है, किसकी मिलीभगत होती है, जिसकी वजह से युवा लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। और बात करें पंजाब में तो बाकायदे राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। लेकिन अब प्रदेश के हालात भी कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा अपने आप में प्रदेश के युवाओं के लिए गंभीर हो सकता है। क्योंकि प्रदेश तो अपने खिलाड़ियों के लिए और उनके उत्साह के लिए जाना जाता है, अपने प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है ना कि प्रदेश के लिए कि दूध दही का खाना हमारा प्रदेश हरियाणा। लेकिन अब यह परिभाषा लगता है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बदल भी रही है। कुछ युवा हैं जो अपने खेल में व्यस्त रहते हैं, जो अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य में ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो नशे की जद में लगातार जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कई अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि युवाओं को नशे से मुक्त किया जा सके। लेकिन हालात ग्राउंड जीरो पर गंभीर होते जा रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि रेवाड़ी से मेरे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जुड़ गए हैं। प्रेम भारद्वाज, फिलहाल जो नेटवर्क कहा जाता है नशे को लेकर कि नशा कहां से आता है, सप्लाई कहां से होता है, कितना बड़ा नेक्सस है इसका, कितना बड़ा नेटवर्क है, इसमें कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो रेवाड़ी जिले में नशाखोरी चरम पर कही जा सकती है। तो आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक तो 16 दिसंबर की रात जब एक डिलीवरी बॉय का अपने खाने का ऑर्डर देने जा रहा था तो एक जो स्मैक के आदि जो बंदे हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसको उस पैसे के लिए उसके साथ बिना झपटी की, क्योंकि वो स्मैक के आदि थे और स्मैक और अधिक पीने की चाहत में उसकी हत्या की गई। दूसरा, इस बात से पता लगता है कि पुलिस ने एक सप्ताह के लिए यहाँ धरपकड़ अभियान चलाया, जिसमें 53 मामले दर्ज किए गए और 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे कहीं न कहीं साबित होता है कि जिले में जो नशे का कारोबार है पूरी तरह से फल फूल रहा है। अगर बात करें तो ये कहां से आ रहा है, तो जो हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने ये माना कि ये जो नशा है वो दिल्ली के रास्ते से यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। अगर बात करें तो लगातार कार्रवाई की पुलिस जरूर बात करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती है और जो छोटी स्तर पर कार्रवाई की जाती है। जी, क्योंकि जब इस तरह के मामलों का जिक्र होता है लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में ये भी सवाल आता है। जिस तरीके से हमने बाइट भी चलाई और लोगों ने कहा, स्थानीय लोगों ने अपना मत रखा, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, तभी इस तरीके से जो नशे के माफिया हैं, जो नशा सप्लाई करते हैं, उन तक पहुंचता है। फिर ये पूरी चैन बनी होती है, जुड़ी होती है। तो आला अधिकारियों की इसमें मौजूदगी होती है, वह इसमें शामिल होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तभी इस तरीके से नशे का कारोबार फल फूल पाता है। अगर बात कर ले तो पुलिस के जो एसपी है उसके गुप्तचरों भी होते हैं और उनके पुलिस के जो थाने के जो अधिकारी हैं उनको भी पता है कि रेवाड़ी में करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर खुलेआम नशा बेचा जाता है। लेकिन अगर कभी कार्रवाई की बात होती है तो आप देखते हैं कि छोटे स्तर पर कार्रवाई की जाती है, जिसमें कार्रवाई के नामात्र की कार्रवाई होकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर ले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो नशे का कारोबार है उसमें कहीं कहीं पुलिस का संरक्षण है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी चलिए प्रेम भारद्वाज, मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि हमारे साथ निशा जुड़ गई है, नशा मुक्ति केंद्र की अध्यक्ष है। निशा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी सर। जी निशा जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है, आपका ये नशा मुक्ति केंद्र युवाओं को नशा छुड़वाने के लिए लगातार चलाया जा रहा है, किसमें अभी तक आपको कितनी इसमें सफलता मिल चुकी है और फिलहाल इसका मकसद क्या है,
इसको लेकर कोई डेटा आप साझा करना चाहे, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है ताकि हम सच्चाई दिखा सके, हकीकत दिखा सके कि आखिर प्रदेश में अब हो क्या रहा है। प्रदेश की परिभाषा ये थी कि दूध दही का खाना, यह है प्रदेश हरियाणा, लेकिन अब प्रदेश के युवा नशे की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या डेटा साझा करना चाहेंगे कि अभी तक कितनी सफलता मिली है आपके केंद्र को? सर ऐसा है कि पहले नशे के बारे में कहना चाहूंगी कि पहले तो हमारा यहाँ जो है अधिकतर अल्कोहल का ही था। अब जो है लगभग 1 साल से जो है यंग जो बच्चे हैं स्मैक की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जी, और बात करें यहाँ पर, चूंकि लगातार ये बात सामने आती है कि इसमें किसी ना किसी की मिलीभगत सामने आती है, युवा तभी नशे की जद में जा रहे हैं। तो अभी तक कोई डेटा आप साझा करना चाहे, सफलता जो आपको मिली हो कि आपने कितने युवाओं को अभी तक नशे से मुक्त कराया है, या फिर युवाओं के मन में क्या चल रहा होता है? सर ऐसा है कि ये मतलब है कि स्मैक नशा जो है, कोई भी नशा इंसान को जो है चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है इसमें। और स्मैक एक ऐसा नशा है कि एक बार आदमी के मुंह लग गया तो वो फिर इसके बिना वो रह नहीं सकता। एक बार करता है, 2 बार करता है, फिर वो हैबिचुअल हो जाता है। इससे जो है फिर फैमिली को पहले तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि कोई भी फैमिली हो, हर एक मतलब इसमें जो है 18 से 15 से 16 साल 17-18 साल के बच्चे जो है इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं नशे के अंदर। तो फैमिली वाले को यकीन ही नहीं होता कि बच्चा मेरा नशा कर लेगा, तो वो भी 1-2 बार तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तब वो फैमिली वाले उनको लेकर आते हैं। फैमिली अगर साथ में उनको पता चल जाता है तो उनका जो है वो जल्दी से मतलब है कि ठीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि साल भर ठीक रहा, 6 महीने ठीक रहा, फिर उसको वही संगत का माहौल मिल गया, वो फिर उसमें चला गया। जी, तो आप जी हाँ जी, तो आप अपने लेवल पर पर्सनली क्या देख रही हैं कि यहाँ क्या पहले के मुकाबले मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं? पहले के मुकाबले युवा पहले से बहुत नशे की चपेट में आ रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, युवा जी पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और आज का जो यूथ है वो अल्कोहल वगैरह नहीं लेता, आज का जो यूथ है वो गांजा स्मैक इसकी तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहा है। जी, इसमें फिलहाल अगर आप पर्सनल लेवल पर देखें, चूंकि ये कहा जाता है जब भी पुलिस थाने से बात की जाती है, पुलिस अधिकारियों से बात की जाती है, तो ये कहा जाता है कि ये हमारे राज्य से नहीं बल्कि दूसरे आसपास से सटे राज्यों से नशा यहाँ पर आता है, और ये जो नशा माफिया है ये सप्लाई करते हैं, पूरा नेटवर्क होता है, पूरा नेक्सस होता है। क्या ऐसे लोगों तक आपकी पहुंच अभी तक हुई है कि इनको भी पकड़वाया आपने पुलिस को? नहीं सर, ऐसा है कि क्योंकि जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है जो नशा करता है वो मेन तो उन्हीं से ही मालूम पड़ता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने तो यार ने पिला दिया, इसने पिला दिया। ऐसा कोई मेन नहीं, अड्डा नहीं बताते हैं कि कहाँ से लिया कहाँ से नहीं, कहते हैं जी बाहर से आता है, जी बाहर से आता है। और सर चक्कर ये है कि ये पाउडर सा होता है कि छोटी सी मात्रा में, और इतना महंगा पदार्थ होता है कि इसका कहीं भी छुपा लो पता ही नहीं चलता। तो हमारे युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कितना बड़ा आप इसे एक चैलेंज मानती है? जो कि कहा जाता है कि भारत में तो युवा है, युवा मतलब देश का भविष्य, और भविष्य बेहतर होगा तो देश तरक्की करेगा, दिन दुनी रात चौगुनी करेगा तो देश की तस्वीर अलग ही होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर अगर ये इसी तरीके से चलता रहा ना तो युवा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि युवा जो है पहले ही खत्म हो जाएंगे, उनको दिमाग लग जाएगा, क्योंकि 2-4 साल नशा करने के बाद उनकी कहानी खत्म हो जानी है। चाहे इसके अंदर पढ़ा लिखा बच्चा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो। और खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें। जो बच्चा यहाँ घर से बाहर रहता है, हॉस्टलों में रहता है, वो बच्चे ज्यादा, क्योंकि उनको कोई उनके ऊपर कोई दाब होती नहीं, बस सिर्फ पेरेंट्स से पैसा लिया और वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वहाँ कोई देख रेख इतनी करता नहीं। इस वजह से बच्चा जो है ज्यादा खराब हो रहा है। ये जितनी सुविधाएं बच्चों को दी गई है ना उतनी ज्यादा। पहले क्या होता था सर, पहले तो बच्चा घर तक ही सीमित होता था, सुबह गया शाम को घर आ गया, फैमिली में आ गया। अब फैमिली में तो बच्चा रहता नहीं है। हर फैमिली मतलब फैमिली तो यही चाहती है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख कर स्टैंड हो जाए, वो तो अपने अच्छे मकसद से भेजती है। लेकिन सर वही बात है, जहाँ 10 बच्चों में एक बच्चा गलत हुआ तो वो अपनी मंडली बना ही लेता है धीरे धीरे। लेकिन ये जो बच्चा हॉस्टल में, हाँ जी, लेकिन ये जो दौर बदल रहा है, ये जो परिस्थितियां बदल रही है,
इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती है, नशा माफियाओं को या फिर परिवार को या फिर पुलिस प्रशासन को, जिनके ऊपर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि इनकी मिलीभगत होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको सब कुछ पता होता है कि नशे का कारोबार कहां पर फूल रहा है, नशा माफिया पैसे देते हैं तभी इस तरीके के कारोबार जिले में क्षेत्र में चलते रहते हैं, किसे जिम्मेदार मानती है? क्योंकि आप तो तजुर्बेदार हैं, आप नशे में जद में आए युवाओं से भी बात करते हैं। सर ऐसा है कि गलती इंसान खुद करता है, और मान लो आप और मैं दो हैं, हम दोनों नशा कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली मेरी फैमिली ऊपर लगाएगी और मेरी फैमिली आपके ऊपर लगाएगी। तो इंसान खुद जिम्मेवार होता है, ना तो इसमें कोई प्रशासन है। प्रशासन कभी भी गलत नहीं करता, सभी तो मतलब है के लिए नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन जो है प्रशासन देख रेख के लिए बनाया गया। प्रशासन इस चीज में इतना इन्वॉल्व नहीं होता कि वो जो है नशा बिचवाए या नशे के लिए उनको जो है प्रेरित करे। इसके अंदर क्या है कि फैमिली के पास टाइम ही नहीं है बच्चे को देख रेख करने के लिए। सबसे बड़ा तो फैमिली का है इसमें। अगर फैमिली पूरा बच्चे के ऊपर गौर करे हर तरह से, तो इसमें काफी बचाव हो सकता है। ठीक है निशा जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ डीएसपी जमाल खान जुड़ गए हैं। जमाल खान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निशा जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। सर मेरा नाम संदीपा अरोड़ा है। जी संदीपा जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, तो इसके लिए सर प्रशासन तो गलत, कोई अब 100 में से अगर 1-2 प्रशासन में कोई गलत हो तो सबको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें गलत तो परिवार वाले ही हैं जो बच्चों को आवश्यकता से अधिक फैसिलिटी टाइम से पहले, आप जिस बच्चे को 18-20 साल का बच्चा है और उसको आप खुला पैसा दे रहे हैं, जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि पैसे की कीमत क्या है, तो वो बच्चा कहीं भी, उसको अगर बच्चे से ये पूछा जाए कि तेरी फीस क्या है, उसके हैं, सारा ध्यान रखा जाए, तो बच्चा खर्च करते हुए भी डरेगा। तो फैमिली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है सर। हेलो जी संदीपा जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रेम भारद्वाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम भारद्वाज, अगर विश्लेषण करें तो 1 से 2 महीनों के भीतर अब तक कितने मामले ऐसे सामने आ चुके हैं? जी अगर बात कर लें तो मैं अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अगर एक सप्ताह अगर जो धरपकड़ अभियान जिस तरीके से पुलिस ने चलाया है वो उस एक सप्ताह में 52 मुकदमे दर्ज हुए हैं, और 52 मुकदमों में आप देख रहे हो 67 लोगों को इस मामलों में गिरफ्तार किया गया है जी। तो आप इससे साबित कहीं ना कहीं ये बात की मोहर लगती है कि जो जिले में नशे का कारोबार है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है। अगर पर प्रॉपरली अगर एक सप्ताह के लिए नहीं, अगर रोजाना के लिए अगर पुलिस लगातार प्रयास करे रोकने के लिए, रोज कार्रवाई करे इन लोगों पर, तो कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। लेकिन ठीक है प्रेम, मैं आपके पास आऊंगा चूंकि डीएसपी जमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमाल खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बोलिए। जी जमाल खान जी, सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यहाँ पर यह है, चूंकि लगातार नशे की जद में युवा आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर एक सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन की इसमें मिलीभगत होती है, जिस वजह से नशे का कारोबार क्षेत्र में फलता फूलता है। ये सिरे से लेकर के बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ इस आरोप को। अगर ऐसा होता तो अभी हमने रिसेंट जो अभियान चलाया, हमने 50 से ऊपर मुकदमे दिए हैं, 50 से ऊपर लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और अब इसमें नई कड़ी हम ये जोड़ने जा रहे हैं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई हैं इस तरह वाले जी, उस प्रॉपर्टी को भी हम इनमें अटैच करेंगे मुकदमों के साथ। लेकिन जमाल खान जी, यहाँ पर स्थानीय लोग, सभी लोग, क्षेत्र के लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि आखिरकार जहां जहां पर नशे का एक कारोबार चल रहा है, नशा माफिया संपर्क करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, नेक्सस बनाते हैं, आखिर जड़ों को खत्म क्यों नहीं किया जाता जहां से नशा सप्लाई होता है युवाओं को? वहां भी हमारे टारगेट पे कुछ लोग हैं जिनके हमारे पास नाम आ चुके हैं और उन पर भी सर्वेलेंस जारी है। जैसे ही हमारी जद में आएंगे उन के खिलाफ भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये नशे का कारोबार पूरी तरह से खत्म कब होगा? क्षेत्र के जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना लंबा समय हो गया,
हर रोज कहीं ना कहीं से ये मामले सामने आते रहते हैं कि फलानी जगह से नशे का मामला सामने आया, युवा चपेट में आ गया है, युवा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ये कारोबार ध्वस्त कब होगा? आप क्या इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं और इस बात को लेकर प्रदेश के क्षेत्र को और क्षेत्र की जनता को क्या आप आश्वस्त करेंगे कि कब तक? बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं जनता से आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि इसमें हमें पब्लिक की भी सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, और आप लोगों की भी थोड़ी सी इसमें सपोर्ट चाहिए। आम आदमी के नजर में कहीं भी कोई इस तरह का कोई मामला आता है तो वो तुरंत हमसे संपर्क करें और हमें उसमें लीड दे, अब यहाँ ये काम हो रहा है तो उसमें हमें और ज्यादा सफलता मिलेगी और जल्दी ही इस बीमारी से हम अपने शहर को अपराध मुक्त कर पाएंगे। जी, लेकिन जमाल खान जी, आप अपने स्तर पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं अगर वो मिलीभगत में शामिल होते हैं, क्या अभी तक ऐसा कोई मामला सामने आया है? क्योंकि स्थानीय लोग तो बिल्कुल दिल खोलकर पूरे विश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि इसमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत होती है, वरना ये कारोबार कब का खत्म हो जाता, ध्वस्त हो जाता और एक फलता फूलता ही ना। कोई भी आदमी कुछ भी कहने के लिए ना स्वतंत्र होता है, आम पब्लिक स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में आया, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो कोई छोटा मुलाजिम हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अपने स्तर पर सारी चीजों का रैकी किस तरीके से कर रहे हैं कि नेटवर्क कहां तक जुड़ा हुआ है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये बताया जाता है कि दूसरे राज्यों के जरिए प्रदेश में नशा आता है, नशा कारोबारियों के पास नशा पहुंचता है, फिर वो आगे सप्लाई करते हैं, पूरा ये नेटवर्क है। इसमें हमारे पास अभी जो इसके तार जुड़े हैं तो वो दिल्ली से है और कुछ मेवात से भी जुड़े हुए हैं जी। 2-3 नाम हमारे पास मेवात के भी आए हैं, तो इस पूरे हमारी टीमें काम कर रही है जी। तो इस पूरे नेक्सस को खत्म करने के लिए, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है और चैलेंज क्या आप देख रहे हैं इसमें? सबसे पहली जो प्राथमिकता मेरी है वो तो यही है कि पुलिस ईमानदारी से काम करे और स्पेशल इस तरफ ध्यान दे, नीचे से नीचे, छोटे से छोटे लेवल से लेकर के, और इसमें जो कड़ी चलती है तो उसमें चैन बनाई जाए। और इस मामले में हम सभी जो हमारे आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको समय समय पर हम उनकी सेमिनार भी करा रहे हैं और उनको गाइडलाइन भी जारी कर रहे हैं। ठीक है जमाल खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लगातार हमारे साथ प्रेम भारद्वाज जुड़े हुए हैं। प्रेम भारद्वाज, ये पूरा नेटवर्क बताया जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पुलिस प्राथमिकता के आधार पर इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने जब जिस तरीके से आदेश दिए हैं, उस तरीके से जिस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है सरकार की इच्छा शक्ति इस नशे की जो है उसको तो चैन तोड़ने में है। तो ईमानदारी अगर कहीं सरकार दिखाती है तो कहीं लगता है कि जरूर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, और पुलिस लगातार जो अगर इस तरीके के अब अभियान भी चला रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जरूर जो है इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। जी ठीक है प्रेम भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो नशे के दलदल में युवा फंसते चले जा रहे हैं, हालांकि प्रदेश सरकार की ये पूरी पॉलिसी रही है और ये मकसद रहा है, उद्देश्य रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाए, और इसको लेकर अपने स्तर पर मॉनिटर कर रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। बाकायदा वो पिछले कुछ दिनों पहले बयान भी दे चुके हैं कि हम इस मामले को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर, लुटेरों को लेकर, बदमाशों को लेकर, नशाखोरों को लेकर, नशा कारोबारियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। उन्होंने बाकायदा ये बात तक कही थी कि उनको हरियाणा छोड़ देना चाहिए या फिर अपने काम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, यह कहना गलत नहीं होगा कि परिभाषा समय के साथ प्रदेश की बदल रही है। वही परिभाषा जिसको हर नेता कहता हुआ नजर आता है, खासतौर पर हरियाणा के नेता, कि दूध दही का खाना यह है प्रदेश हरियाणा। लेकिन प्रदेश की परिभाषा इस संदर्भ में लगातार लगता है कि बदलती जा रही है, तभी इस तरीके से प्रदेश में नशे का कारोबार हो रहा है और प्रदेश के युवा नशे की जद में लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदेश का भविष्य लगातार बर्बाद हो रहा है और प्रदेश सरकार का फोकस, प्रदेश सरकार का मकसद इसी बात को लेकर है कि प्रदेश से अपराधियों को, नशाखोरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो नशा कारोबारियों पर
कार्रवाई जो है वो कब होगी? ये जो पूरा नेटवर्क बताया जाता है, पूरा नेक्सस बताया जाता है, इस नेक्सस पर जिसे कहा जाता है कि यही तो जड़ें हैं जिसकी वजह से नशा फल फूल रहा है, जिसकी वजह से नशे में प्रदेश के युवा आते जा रहे हैं। तो नशे के दलदल में युवा फंसते चले जा रहे हैं। आए दिन प्रदेश के कई जिलों से, हर क्षेत्र से, हर तहसीलों से इस तरह के मामले सामने आते हैं कि फलानी जगह पर आज युवा नशे के साथ, इतने ग्राम स्मैक के साथ, इतने ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ में आया है, गिरफ्तार उसे किया गया है। लेकिन इस तरह के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की धारणा पंजाब राज्य को लेकर बनी हुई है, जहां पर यह सियासी मुद्दा बना रहता है, जहां पर यह राजनीतिक मुद्दा बना रहता है। लेकिन वहां पर आज भी नशे का कारोबार चल रहा है और प्रदेश के युवा भी इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं और इन तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए बाकायदा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी डाटा जुटाता है, जिससे पता लगता है कि प्रदेश में कितने बड़े स्तर पर नशे का कारोबार चल रहा है। तो प्रदेश के सामने कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में से एक है कि प्रदेश के युवा नशे की जद में आ रहे हैं, प्रदेश के युवा नशे की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नशे के दलदल में युवा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन हर जगह से इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन अगर बात करें इससे ठीक पहले की, चूंकि इतिहास के पन्ने बहुत कुछ दर्शाते हैं, बहुत कुछ बतलाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, और उसमें से यह था कि परिभाषा पहले प्रदेश की यह थी कि दूध दही का खाना यह है प्रदेश हरियाणा। हालांकि सभी राज्य सरकारों का इस बात को लेकर फोकस रहता है, लेकिन राज्य सरकारों को इस मामले को लेकर कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक बहस का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि ये नशा न केवल प्रदेश को खराब कर रहा है, ये नशा हमारे देश के भविष्य को खराब कर रहा है। और कहा जाता है कि अगर जिस देश के युवा नशे की जद में है, उस राष्ट्र का निर्माण ढंग से नहीं हो पाता, उस राष्ट्र का विनाश ढंग से नहीं हो पाता है। हर चीजों को लेकर दो पहलू होते हैं, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। लेकिन नशे के संदर्भ में देखें तो प्रदेश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चपेट में आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ा इसमें सवाल भी ये उठता है कि आखिर प्रदेश से नशा पूरी तरह से खत्म कब होगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से कई राज्यों के साथ कनेक्ट है और कनेक्शन इसका तोड़ना पड़ेगा। इस नेटवर्क के बारे में पता जरूर लगाना पड़ेगा और समय रहते लगाना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।